गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम एक न्यू हेड ऑफ इनकम बेटा शुरू कर रहे हैं, कैपिटल गेन्स। एक न्यू हेड हम शुरू करने जा रहे हैं, कैपिटल गेन्स। बेटा ध्यान से मेरी बात समझनी है। सबसे पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 45, बेसिस ऑफ चार्ज। बेटा ये सेक्शन 45 जो है, अभी डिटेल में बात करते हैं, पहले एक बात समझो। सेक्शन 45 आपको क्या बताएगा कि किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कब किया जाएगा, ये आपको बताएगा सेक्शन 45। तो सेक्शन 45 आपको बताएगा किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कब किया जाएगा, यह आपको बताएगा सेक्शन 45। और मेरे साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा हेडिंग लिखो, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 45 से। तो सेक्शन 45 बेसिकली आपको क्या बताएगा कि किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कब किया जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, 5 बातें आपको बताऊंगा। फर्स्ट बेटा, सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है, आपके पास होना चाहिए एक कैपिटल असेट। क्या होता है, अभी बात की बात है। पहली शर्त है आपके पास होना चाहिए एक कैपिटल असेट। सेकंड शर्त है उस कैपिटल असेट का ड्यूरिंग द ईयर क्या किया हो, आपने ट्रांसफर किया हो। तो बात समझो, आपके पास कैपिटल असेट है, उस कैपिटल असेट का आपने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया है। ठीक है। तीसरी बेटा, एक बात बताओ, आपके पास एक कैपिटल असेट है, आपने कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर पे आपको क्या होंगे, प्रॉफिट्स और गेन्स होंगे। ट्रांसफर पे आपको क्या होंगे, प्रॉफिट्स और गेन्स होंगे। पक्का प्रॉफिट्स कमाओगे ना ट्रांसफर पे। फोर्थ शर्त बेटा, ये प्रॉफिट्स और गेन्स, ये जो प्रॉफिट्स और गेन्स हैं, ये टैक्सेबल होंगे, ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। और पता है बेटा, ये टैक्सेबल कौन से साल में होंगे, जिस साल में आपने ट्रांसफर किया था ना, उस साल में ये प्रॉफिट्स और गेन्स क्या होंगे, टैक्सेबल। तो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर in which transfer took place। बस बेटा, आपका सेक्शन 45 ये 5 बातें करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात। बेटा सेक्शन 45 कहता है आपके पास एक कैपिटल असेट है, ठीक है, उस कैपिटल असेट का आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, ट्रांसफर। ट्रांसफर पे आपको क्या हुए हैं, प्रॉफिट्स और गेन्स। ये प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। कौन से साल में टैक्सेबल होंगे बेटा, जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उस साल में ये प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल। मैं दोबारा बोल देता हूं, आपके पास एक कैपिटल असेट है, आपने कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया है,
ट्रांसफर पे प्रॉफिट्स और गेन्स हुए हैं, वो प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस साल में आपने ट्रांसफर किया है उस साल में ये प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। पॉइंट क्लियर बेटा? तो बेटा अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्री रेक्विजिट्स है ना बेटा, प्री रेक्विजिट्स हैं वो हैं ये दो बेटा। प्री रेक्विजिट्स किस चीज के बेटा? किसी भी इनकम को बेटा, किसी भी इनकम को अगर आप कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करना चाहते हो ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो प्री रेक्विजिट्स है वो क्या है? आपके पास कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट्स हैं अगर आप किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में क्या करना चाहते हो? टैक्सेबल करना चाहते हो। आपके पास कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर होना चाहिए। कॉपी करो बेटा, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल दूं, मेरे पास एक कैपिटल असेट है, मैंने कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया, ट्रांसफर पे प्रॉफिट्स और गेन्स हुए, वो प्रॉफिट्स और गेन्स टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो याद रखना, किसी भी इनकम को अगर कैपिटल गेन हेड में, अगर किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में बेटा टैक्सेबल करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दो प्री रेक्विजिट्स हैं वो क्या हैं? कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई हो गई ना, तो उस ट्रांसफर से आने वाले प्रॉफिट्स और गेन्स कैपिटल गेन हेड में क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं पहले कैपिटल असेट क्या होता है बेटा। हेडिंग मेरे साथ लिखना, कैपिटल असेट सेक्शन 2 क्लॉज 14, सेक्शन 2 क्लॉज 14। चलो बेटा, कैपिटल असेट ना क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। बेटा कैपिटल असेट में ना उन्होंने दो चीजों को बेटा कैपिटल असेट माना है, दो चीजों को। पहली चीज है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड by the assessee, held by the assessee whether or not, whether or not related to his, whether or not related to his business or profession। लिख लो बेटा, फिर समझाता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ any kind held by the assessee whether or not related to his business or profession। और दूसरा securities held by foreign institutional investor। बेटा FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल असेट इंक्लूड्स बेटा, अपना ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बेटा। बेटा जो पहला पार्ट है ना, कैपिटल असेट की डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है वो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ
एनी काइंड मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल असेट मानी जाएगी। किसी भी तरह की बेटा कोई भी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट। जब हम बोलते हैं किसी भी तरह की कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो बेटा उसमें टेंजेबल भी आ गई, इंटेंजेबल भी आ गई, है ना। हमने तो कहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो टेंजेबल भी आ गई, इंटेंजेबल भी आ गई, बेटा मूवेबल भी आ गई, इमूवेबल भी आ गई। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड भी आ गई, और जो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए है वो भी आ गई। और ये तो बेटा देखो लिखा हुआ भी था, वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कैपिटल असेट माना जाएगा। तो बेटा जिस घर में मैं रहता हूं ना, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट, पर्सनल यूज के लिए है बेटा, कैपिटल असेट माना गया है। तो बेटा पहला पार्ट तो सिंपल था, उन्होंने कहा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल असेट। अब वो टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, बिजनेस के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कैपिटल असेट माना जाएगा। कॉपी कर लो बेटा, पहला पार्ट क्लियर हुआ। दूसरे में तो खैर खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है बेटा, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ठीक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया में किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में अपना पैसा क्या कर रखा है, इन्वेस्ट। तो जो सिक्योरिटीज FIIs होल्ड करते हैं उसे भी कैपिटल असेट माना जाएगा। इसमें एक बात है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं बेटा। कौन सी दो चीजों को बेटा कैपिटल असेट माना गया, क्लियर हुआ सबको? ध्यान से सुनना बेटा। लेकिन बेटा हर चीज के ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बेटा। तो उन्होंने कहा है कैपिटल असेट डज नॉट इंक्लूड, मतलब क्या क्या कैपिटल असेट में इंक्लूड नहीं होगा, किस किस को कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। यानी हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस की, कौन कौन सी चीजों को कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं बेटा। तो इसमें बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हमारे पास आता है स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत लॉजिकल बात करूंगा आपसे। स्टॉक इन ट्रेड देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, सुनो बेटा। ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। पता है बेटा इसका बिजनेस किस चीज का है? इसका बिजनेस है परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है इसका। फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस है बेटा इसका, परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। अब सुनो बेटा, मिस्टर ए के ने क्या करा, मिस्टर ए के ना बेटा स्टॉक में, मिस्टर ए के स्टॉक में, मिस्टर ए के स्टॉक में 100 चेयर्स पड़ी हैं बेटा, ठीक है। और एक चेयर है
₹1000 की, तो 100 चेयर्स हो गई बेटा, 1,00,000 का स्टॉक हो गया। तो मिस्टर ए का स्टॉक 1,00,000 का हो गया बेटा। समझ आ रहा है? कॉपी करो यहां तक, फिर आगे की बात बताता हूं आपको। कंसेप्चुअल चलेंगे, समझना इसे बेटा। मिस्टर ए ने क्या करा, इन चेयर्स की उसने मार्केट में कर दी सेल, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹1200 पर चेयर। तो एक चेयर उसने ₹1200 की बेटा बेच दी। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं बेटा, सेल पे मिस्टर ए को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना भाई। ₹1000 की चेयर मार्केट में ₹1200 की बेची, तो एक चेयर पे ₹200 का प्रॉफिट। तो 100 चेयर्स थी उसके स्टॉक में, तो 100 चेयर्स पे उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? ₹20,000 का बेटा उसने प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर हुआ सबको? कॉपी करो। मैं बस आपसे बेटा एक बात करूंगा, छोटी सी बात है। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो प्रॉफिट है ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं। पहला सैलरी, तो सैलरी तो ये है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी तो ये है नहीं। तीसरा क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन, या तो इसमें होगा, या चौथा कैपिटल गेन, या उसमें होगा। ठीक है, सोचो और देखो एक बार, बताओ मुझे कौन से वाले हेड में ये प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। तो बेटा एक बार मुझे बताओ, फर्नीचर खरीदना और बेचना उसका क्या था? बिजनेस था बेटा। फर्नीचर को खरीदना बेचना उसका बिजनेस था। तो फर्नीचर की सेल पे जो प्रॉफिट होगा बेटा, वो कैपिटल गेन हेड में नहीं जाएगा। वो कौन से हेड में जाएगा बेटा? वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। फर्नीचर को खरीदना बेचना बिजनेस था उसका, तो ये जाएगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि कैपिटल गेन हेड में, ना कि कैपिटल गेन हेड में। लिखो पहले, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो बेटा मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये प्रॉफिट जो है 20,000 का, ये पीजीबीपी हेड में क्यों होगा? क्योंकि फर्नीचर को खरीदना बेचना आपका बिजनेस था। तो सेल ऑफ फर्नीचर पे जो प्रॉफिट आएगा वो पीजीबीपी का ही पार्ट है। अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि बेटा ये बताओ मुझे, ये कैपिटल गेन हेड में क्यों नहीं होगा? पीजीबीपी में क्यों होगा वो बता दिया, कैपिटल गेन हेड में ये क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? तो बेटा मैंने ऊपर सेक्शन 45 आपको पढ़ाया था। और बेटा किसी भी इनकम को ना, किसी भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करने के लिए दो बातों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन सी दो बातें? पहली बात तो कैपिटल असेट होना चाहिए, और दूसरी बात उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो बेटा एक बात याद रखना, ट्रांसफर तो हुआ था, सेल माने ट्रांसफर। बेटा ट्रांसफर तो हुआ था, सेल इज ट्रांसफर, ट्रांसफर तो हुआ था बेटा। तो सेकंड शर्त तो सेटिस्फाई हो गई थी, बट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई बेटा, कैपिटल असेट वाली, क्योंकि स्टॉक को बेटा कैपिटल असेट माना नहीं गया है, नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल असेट।
स्टॉक को बेटा कैपिटल असेट माना नहीं जाता है, इसीलिए बेटा स्टॉक की सेल पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आएगा बल्कि पीजीबीपी आएगा, क्योंकि स्टॉक को कैपिटल असेट नहीं माना जाता है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए बेटा स्टॉक के ट्रांसफर पे हमेशा पीजीबीपी आता है। कॉपी कर लो। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, फिर पहले कॉपी कर लो। अच्छा, अब ना एक और एग्जांपल बेटा मैं आपको करवा रहा हूं, सिंपल सा। मिस्टर ए, बेटा ये जो मिस्टर ए है ना, इसका बिजनेस किस चीज का है? ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज का। ये सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है बेटा, यही उसका बिजनेस है। सिक्योरिटीज की सेल परचेज करना ही उसका बिजनेस है। बेटा मिस्टर ए के पास ना स्टॉक में रिलायंस के कुछ शेयर्स पड़े हैं बेटा। मिस्टर ए के पास स्टॉक में रिलायंस के कुछ शेयर्स पड़े हैं, 1000 शेयर्स इन रिलायंस, ठीक है, और एक शेयर है बेटा 50 रुपीस का। तो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स रिलायंस के पड़े हैं 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब वही बात बेटा आगे, मिस्टर ए ने इन शेयर्स की क्या कर दी? सेल एट द रेट ऑफ ₹60 पर शेयर। एक शेयर 60 रुपए का बेच दिया उसने। तो बताओ 50 रुपए पे खरीदा था, 60 रुपए पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कमाया एक शेयर पे 10 रुपए का। तो 1000 शेयर्स थे उसके पास स्टॉक में, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? 10,000 का, है ना। मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट बेटा टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? क्योंकि बेटा सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना ही आपका बिजनेस था। तो याद रखना, सिक्योरिटीज की सेल परचेज पे जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल गेन नहीं है बेटा, वो पीजीबीपी हेड का पार्ट है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। वही तो आपका बिजनेस था, तो उसकी सेल पे जो प्रॉफिट होगा वो पीजीबीपी में जाएगा। बेटा ये कैपिटल गेन में क्यों नहीं जाएगा? वही रीजन बेटा, स्टॉक को कैपिटल असेट माना नहीं जाता है बेटा। अब जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन कैसे आ जाएगा? जब कैपिटल असेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है बेटा। समझ आ रहा है पॉइंट सबको? तो याद रखना, स्टॉक की सेल पे कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता है बेटा, पीजीबीपी आता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक को कैपिटल असेट नहीं माना जाता, तो स्टॉक की सेल पे कभी भी कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता, हमेशा पीजीबीपी आएगा। लेकिन बेटा, ये जो मैंने स्टॉक वाला पॉइंट करवाया ना बेटा, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, और वो आप ऊपर पढ़ चुके हो बेटा एक्सेप्शन। ये देखो, ये एक्सेप्शन है बेटा।
सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो सिक्योरिटीज खरीदना बेचना तो उसका बिजनेस ही है। लेकिन बेटा अगर वो सिक्योरिटीज बेचता है ना तो पीजीबीपी नहीं आता है, कैपिटल गेन्स आता है। अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं हूं बेटा, मैं अगर बिजनेस करता हूं ना सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज का, तो मेरे ऊपर बेटा पीजीबीपी आएगा। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ऑल्दो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज उसका स्टॉक है, बट उसकी सेल पे बेटा पीजीबीपी नहीं कैपिटल गेन्स आएगा। तो इसका एक्सेप्शन हो गया सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो याद रखना, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है तो वो सिक्योरिटी उसका स्टॉक है। बट ऑल्दो वो स्टॉक है, ऑल्दो वो उसका स्टॉक है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट। और क्योंकि कैपिटल असेट है उसके लिए कैपिटल गेन आएगा बेटा। मैं दोबारा बोल देता हूं, सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज अ स्टॉक for foreign institutional investor, but although it is a stock, it will be considered as a capital asset और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा। लो बेटा यहां तक कॉपी करो, फिर हम सेकंड पे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा समझ आया यहां तक, चलें आगे चलें। देखो तो बेटा हमने पढ़ा था कैपिटल असेट में दो चीजें आएंगी और क्या नहीं आएगा, उसमें पहला हो गया स्टॉक। अब करते हैं दूसरा है पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर। पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा उन्होंने ना ऊपर कहा था, उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट। बट उन्होंने कहा अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेटा, बिजनेस वाली नहीं कह रहा हूं, पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मूवेबल नेचर की है, तो उसे कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। बेटा दो शर्तों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहली बात, आइटम पर्सनल नेचर की होनी चाहिए, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मूवेबल नेचर की होनी चाहिए, इमूवेबल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई हो जाती हैं बेटा, तो उसे कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स कर लो बेटा। एक बार सुनो बेटे, मैंने अपनी वॉच बेची, मैंने अपनी कार बेची, मैंने अपनी बाइक बेची, मैंने अपने कपड़े बेचे बेटा, क्लोथ्स, एपरल्स, मैंने अपना टीवी, मैंने अपना फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मैंने ये सब बेचा बेटा। ये सब बेटा पर्सनल नेचर की आइटम्स हैं और सब मूवेबल हैं बेटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोचो अगर इन सबको कैपिटल असेट मानने लग जाए ना बेटा, तो विश्वास मानो गवर्नमेंट अपना सर पकड़ लेगी बेटा। कैसे हिसाब रखेगी? वॉच बेची किसी ने, अपनी कार बेची किसी ने, अपने कपड़े बेच दिए, टीवी, फ्रिज, इसका हिसाब बेटा कैसे रखा जाएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा पर्सनल नेचर की आइटम है, मूवेबल हैं, इन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। नॉट कंसिडर्ड एज
कैपिटल असेट, और क्योंकि इन्हें कैपिटल असेट माना नहीं गया है इसलिए इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। नो कैपिटल गेन विल अराइज। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना जो पर्सनल नेचर की आइटम्स हैं और साथ ही साथ मूवेबल भी हैं बेटा, मूवेबल होना जरूरी है, साथ ही साथ मूवेबल भी हैं, उनको कैपिटल असेट माना नहीं गया है। और क्योंकि कैपिटल असेट नहीं है उनके ट्रांसफर पे बेटा कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। मूवेबल होनी चाहिए बेटा, एक बात याद रखना, अगर आपने अपना घर बेचा, ठीक है, जिसमें आप रहते हो, आपने कोई जमीन बेची जो आपके पर्सनल यूज की है, ठीक है, तो याद रखना उससे कैपिटल असेट माना गया है और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो याद रखना पर्सनल नेचर की आइटम मूवेबल होनी चाहिए, तब उसे कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। तो यहां पर लिख लेना मेरे साथ, नोट, however personal items of immovable nature, example land, building, will be considered as कैपिटल असेट, उन्हें कैपिटल असेट माना जाएगा। और उनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन भी आएगा बेटा, ठीक है। कॉपी करो, फिर आगे की बात बताता हूं आपको इसी पॉइंट में बेटा। तो मैंने क्या कहा, जितनी भी पर्सनल आइटम्स हैं मूवेबल नेचर की, उन्हें कैपिटल असेट माना नहीं गया है। लेकिन वही बात है ना बेटा, हर रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं बेटा। ऐसे यहां पर भी इस रूल के भी कुछ बेटे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। मतलब पता है क्या, जो एक्सेप्शंस मैं आपको लिखवाने वाला हूं ना बेटा, वो ऑल्दो पर्सनल नेचर के हैं, ऑल्दो मूवेबल हैं, बट फिर भी उनको कैपिटल असेट माना जाएगा। और क्योंकि कैपिटल असेट माना गया है उनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। ठीक है, क्या क्या है सर वो एक्सेप्शंस बेटा? इसमें पहला एक्सेप्शन है हमारे पास, और जो मेन है वो है ज्वेलरी। एक बार बताओ बेटा, ज्वेलरी जो होती है वो पर्सनल नेचर की आइटम है, मूवेबल है बेटा, फिर भी उसे कैपिटल असेट माना गया है और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा कुछ और भी हैं, मतलब उनमें ज़्यादा डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो लिखवा दूं आपको, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो बेटा ये सब
ऑल दो पर्सनल नेचर की होंगी, ऑल दो मूवेबल होंगी, फिर भी इनको कैपिटल असेट माना गया है और इनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज करेगा बेटा। तो टोटल 6 एक्सेप्शंस हैं इस वाले पॉइंट के, कॉपी कर लो बेटा। तो बेटा अभी तक हमने कैपिटल असेट की जो डेफिनेशन थी उसके 2 एक्सेप्शंस करे हैं। पहला, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट नहीं माना गया है। दूसरा, पर्सनल नेचर की आइटम्स जो मूवेबल हैं उनको कैपिटल असेट माना नहीं गया है। अब करें थर्ड, जरा ध्यान से समझना बेटा। चलो अब बेटा थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड जो एक्सेप्शन आता है वो आता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये थर्ड आता है एक्सेप्शन हमारे पास कैपिटल असेट की डेफिनेशन का, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ध्यान से सुनना है बेटा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। बेटा एग्रीकल्चरल लैंड ना 2 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। ठीक है बेटा, जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता है ना, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए जो शहरों में होता है, ठीक है समझने के लिए, जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसे कैपिटल असेट माना जाता है, कंसीडर्ड एज अ कैपिटल असेट। और जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होता है बेटा उसे कैपिटल असेट माना नहीं जाता है, नॉट कंसीडर्ड एज अ कैपिटल असेट, इसे नहीं माना जाता है बेटा। तो एक बात बताओ, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट माना जाता है तो इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन विल अराइज, और रूरल को कैपिटल असेट नहीं माना जाता तो नो कैपिटल गेन विल अराइज। कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। लो बेटा कॉपी करो, फिर आगे की बात करता हूं आपसे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा एक। तो याद रखना, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट माना गया है और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन भी आएगा, लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल असेट माना नहीं जाता है और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करता। ठीक है बेटा, अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर पता कैसे चलता है कि कोई लैंड अर्बन है रूरल है, ये पता कैसे चलता है? तो बेटा इसका मैं आपको केसेस कुछ कराता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कैसे पता चलता है? केस 1, केस 1 है इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख। 4 केसेस हैं बेटा टोटल। पहला है पॉपुलेशन 10 लाख रुपए, 10 लाख से ज्यादा है। सुनना, ध्यान से सुनना, एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये जो है ना, ये जो है, ये जो मैंने बनाया है बेटा, ये पता क्या है? ये आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है। ये आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है बेटा। ये जो मैंने बनाया है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है।
और इस दायरे की जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। यह आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है और दायरे की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। पक्का? अब आपको कैसे देखना है बेटा, सुनो। अब आप नापोगे इस दायरे से 8 किलोमीटर का रेडियस, इस दायरे से 8 किलोमीटर का रेडियस, कितना? 8 किलोमीटर का रेडियस। बेटा ये पूछा नहीं जाता है, मतलब बाय चांस एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, लेकिन चांसेस कम है बेटा। इस दायरे से नापोगे 8 किलोमीटर का रेडियस, तो बेटा ये रेडियस कुछ ऐसे आएगा, है ना? दायरे से 8 किलोमीटर का रेडियस, ये कुछ ऐसे आ गया। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? सुनो, उन्होंने कहा अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है तो कोई भी लैंड जो 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर सिचुएटेड है ना, जो 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर सिचुएटेड है, वो रूरल होगा। बेटा 8 किलोमीटर कब होगा? जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो मैंने क्या कहा? अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो कोई भी लैंड बेटा 8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर अगर सिचुएटेड है तो बेटा उसे मान लिया जाएगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। इसका मतलब अगर कोई लैंड 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो वो होगा बेटा अर्बन। ठीक है? तो 10 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर का दायरा देखना है। 8 किलोमीटर के बाहर रूरल, 8 किलोमीटर के अंदर अर्बन। समझ आया बेटा? पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेडियस देखना है। 8 किलोमीटर से ऊपर बाहर है तो रूरल, अंदर है अर्बन। ठीक है बेटा? 8 किलोमीटर कब देखना है? जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो हो गया केस 1। अब आपको कराता हूं केस 2। केस 2 है इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख, मतलब 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक। चलो बनाओ इस केस में भी एक डायग्राम। पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा बनाओ। यह आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है। यह आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है। इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख है ना बेटा? अब अगर सुनो, अब पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक, तो दायरा जो 8 किलोमीटर का था ना उसे थोड़ा छोटा कर दो। पॉपुलेशन कम हो गई ना बेटा, तो दायरा भी छोटा कर दो, 6 किलोमीटर। अब यहां पर दायरा देखा जाएगा 6 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है। 6 किलोमीटर का रेडियस। आपको 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है। तो बेटा एक बात याद रखना, कोई भी लैंड अगर 6 किलोमीटर के रेडियस के बाहर सिचुएटेड है ना तो वो होगा रूरल, और 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सिचुएटेड है तो वो क्या होगा? अर्बन।
तो बेटा याद रखना, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक, तो 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है। 6 किलोमीटर के बाहर रूरल, 6 किलोमीटर के अंदर अर्बन। सब बताओ, बात समझ आई? ये आपका केस 2। तो बेटा 2 केसेस आ गए। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक, तो 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। अब आ जाओ केस 3। केस 3, इफ पॉपुलेशन is more than 10,000 but up to 1 लाख, तो 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख तक, बट 1 लाख तक। ये आपकी फिर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायरा है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है बट लेस देन इक्वल टू 1 लाख है। तो बेटा जनसंख्या और कम हो गई, तो अब 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है बेटा, 2 किलोमीटर का रेडियस। जनसंख्या कम होती जा रही है बेटा, रेडियस कम होता जा रहा है। अब आपको 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है। ठीक है, इस 2 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जो लैंड है वो होगा रूरल, और अंदर जो लैंड है वो क्या होगा बेटा, अर्बन। तो तरीका तो सिंपल है, 2 चीजें देखनी है बस बेटा, पॉपुलेशन और रेडियस। तो अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख तक, तो 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। केस 3 आ गया बेटा। करें अब केस 4। केस 4 तो खैर सिंपल ही है। इफ पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 10,000, तो अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, बेटा एक बात याद रखना, सुनो सुनो, पता है बेटा, अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है ना बेटा, तो रेडियस है ही नहीं बेटा। बेटा बहुत सुनो, पॉपुलेशन 10,000 से कम है बेटा, इसका मतलब ये एरिया तो बहुत आउटस्कर्ट्स वगैरह में जाके कहीं आता होगा बेटा। आजकल होता कहाँ है, 10,000 की आबादी होती क्या है। तो उन्होंने कहा अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है ना, तो हर लैंड रूरल ही होगा, हर लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ही होगा। अगर पॉपुलेशन 10,000 तक है तो हर लैंड रूरल ही होगा। बस ये 4 केसेस हैं बेटा आपके। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख तक, 6 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है बट 1 लाख तक, 2 किलोमीटर का रेडियस देखना है, उसके बाहर रूरल, अंदर अर्बन। और अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है तो कुछ नहीं देखना है बेटा, कुछ नहीं देखना है, हर लैंड रूरल ही होगा।
समझ आ गया? तो ये बेटा आपका थर्ड एक्सेप्शन था, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। समझ आ गया सबको? चलो बेटा, बाकी कुछ सिंपल से एक्सेप्शंस आपको और दे रखे हैं जिनको कैपिटल असेट माना नहीं गया है। इन एक रीडिंग मार लेना, मोर देन इनफ है बेटा। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, इनको कैपिटल असेट माना नहीं गया है। 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हें कैपिटल असेट माना नहीं गया है। स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कैपिटल असेट माना नहीं गया है। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको भी कैपिटल असेट माना नहीं गया है। एक रीडिंग इनकी मार लेना, मोर देन इनफ है। मेन जो हमारे केस थे वो पहले तीन थे, स्टॉक, पर्सनल आइटम्स ऑफ मूवेबल नेचर एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो बेटा हमारा इसी के साथ ना पहला पार्ट अभी कवर हुआ है, कैपिटल असेट होता क्या है। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? टिल देन थैंक यू।